शेयर्स के अंदर अगर अभी भी मौका है, जिन्होंने नहीं किया तो शायद वो कर सकते हैं। और टाइमली रिपोर्ट देखिए, सेबी भी थोड़े दिन पहले यही कह रहा था कि अगर वायदा से अगर आप दूर रहेंगे तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बाजार के अंदर गिरावट की और ये एसआईपी शुरू करने का मौका भी हो सकता है। देवेन भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। मेरे साथ मेरे मैनेजिंग एडिटर निकुंज टालविया जुड़ चुके हैं। निकुंज, पहले तो बहुत शुक्रिया, आप समय निकाला। मैं देख रहा था भी आप इंग्लिश में बैठे थे और आपको इंग्लिश हिंदी दोनों ही करना पड़ रहा है और बहुत मेहनत है। मैं ना एक क्वेश्चंस की प्लेट लेके आऊँगा निकुंज। हमने ना वो क्वेश्चंस निकाले जो एक्चुअली रिटेलर्स के मन में चल रहे हैं, चर्चा करते हैं, उसी पे चर्चा करता हूँ और एक एक करके मैं सवाल लूँगा। पहला तो मेरा सवाल ये कि ये शेयर कब तक और टूटते रहेंगे, मार्केट में गिरावट कब तक और रहेगी? डिम्बी, मार्केट में दो अलग चीज़ें। पहले आप प्लेट है कि कब तक शेयर टूटते रहेंगे। तो मार्केट में गिरावट का फैक्टर क्या, ये ग्लोबल है या लोकल है? अगर ग्लोबल होता है तो बहुत मुश्किल होती है। 2008 में हुआ, कोविड के बाद हुआ, टेपर टैंट्रम के समय हुआ, टीएमटी फॉल आउट हुआ, 9/11 के बाद हुआ। क्या ये ग्लोबल मार्केट सेल ऑफ है? जी नहीं, ये ग्लोबल मार्केट सेल ऑफ नहीं है। क्या ग्लोबल फैक्टर्स आपके साथ हैं? डॉलर इंडेक्स, जनरल मनी, इंटरेस्ट रेट टॉपिंग आउट, इक्विटीज कमिंग बैक, वैल्यूएशन सेल ऑफ के बाद क्या बहुत महंगी है, वो सब आपके फेवर में। क्या इकोनॉमी में ऐसा कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है पिछले 48 घंटों में या पिछले 72 घंटों में? आंसर उसका नहीं है। तो मार्केट क्यों गिर रहा है? मार्केट गिरने का प्रमुख कारण है अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स। उसके अंदर सब जानते हैं कि एक बड़ी रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट के बाद एक फियर का माहौल आ गया। ये जो स्टॉक्स हैं ये काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड स्टॉक्स हैं। इसका मतलब ये है कि इनके अंदर रिटेल ज़्यादा नहीं है। मैं भी आंकड़े देख रहा था कि येस बैंक के अंदर 4 करोड़ रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर प्राय 3 से 4 लाख रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। तो ये जो स्टॉक्स हैं रिटेल ज़्यादा नहीं है, तो ये मार्जिन फूटा है। इनके अंदर रिटेल अनवाइंडिंग हुई है, इनके अंदर मार्जिन अनवाइंडिंग हुई है और एचएनआई ने पैनिक करा है, जिसकी वजह से एक स्नोबॉल इफेक्ट हो गया। आप चोटी पे जाकर के, वो हिंदी पिक्चर में बोलते हैं ना, जब चोटी पे जाकर के मैंने पत्थर डाला और वो जब नीचे नीचे आता है तो बड़ा हो जाता है, गोला बन जाता है। तो एक स्नोबॉल इफेक्ट आ रहा है। फियर इज फीडिंग फियर, कंपल्शंस आर टेकिंग प्लेस। और अब लोगों को लगने लगा है कि भाई ये शेयर गिर गए हैं तो अब क्या बैंक्स भी गिरेंगे, क्या उसके बाद और भी कुछ गिरेगा? तो एक प्रकार का एक फियर का माहौल आ चुका है। तो मेरे हिसाब से वह है। डाउनसाइड मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लगती है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स इंटैक्ट है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स आपके फेवर में है, क्योंकि इस समय लग रहा है कि मार्केट के अंदर ज़्यादा मारामारी नहीं होनी चाहिए। सेकंड, थर्ड, अब आप पूछेंगे जी कब आपको बॉटम फिशिंग करनी बेस चाहिए? कब बनेगा, कब हमको फील गुड होगा कि बेस? नॉर्मल केस में मैं बोलता है कि जब इस प्रकार की सेलिंग आप देखते हैं तो ये बेस फॉर्मेशन के कार्यक्रम चालू हो जाते हैं। मगर अब बेस फॉर्मेशन मुझे लगता है बजट के बाद ही बनेगा, क्योंकि बजट के बाद आपको पता लगेगा कि टैक्सेशन को लेकर के क्लैरिटी आ रही है। तो उसके बाद ही मुझे लगता है कि इस पूरे मार्केट के अंदर किसी प्रकार का बेस बनेगा। ओके, ठीक है। निकुंज, मेरा सेकंड क्वेश्चन भी रिटेलर से जुड़ा हुआ है। एक बार सेकंड क्वेश्चन आप प्लेट पे लेके आइए। अब एफपीओ का क्या होगा, क्योंकि एफपीओ की जो प्राइसिंग है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी है। देखिए, मैथमेटिकली अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो एफपीओ की प्राइस से नीचे आ चुका है। तो या तो एफपीओ की प्राइस रीप्राइस होगी और वही खरीदनी पड़ेगी, बिकॉज देयर इज प्रोविजन व्हिच अलाउज यू टू रीप्राइस द एफपीओ। हमने पहले भी देखा है कि जब काफ़ी बड़ी गिरावट आती है तो एफपीओ की प्राइसिंग रीप्राइस हो जाती है। एंकर इन्वेस्टर्स क्योंकि पैसा दे चुके हैं तो शायद आपको उनको भी कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स या तो देने पड़ेंगे या फिर उनको भी कुछ आपको बेनिफिट्स देने पड़ेंगे, या फिर आप बोल रहे हैं जी क्योंकि इसके अंदर 50% ही ऑन कॉल है तो आप बोल सकते हैं जी हम प्राइस रीचेंज करके आपसे कम कॉल मिलेंगे। मैथमेटिकली आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि एफपीओ प्राइस से काफ़ी नीचे अगर शेयर आ चुका है तो जो आर्बिट्राज का जो बेनिफिट था 300 रुपये जो डिस्काउंट मिल रहा था अब वह नहीं है। तो इस लेवल पर अगर कोई चेंजेस नहीं आते हैं एफपीओ प्राइसिंग को लेकर के, तो एफपीओ में एक रिटेल एचएनआई इन्वेस्टर को पैसा डालना ऑब्वियसली एडवाइजेबल नहीं है। मुझे आश्चर्य किस बात का हो रहा है मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि मैंने अडानी ग्रुप से अभी तक कोई बहुत बड़ी स्पष्ट क्लैरिफिकेशन नहीं सुनी है। एक क्लैरिफिकेशन आई थी अडानी ग्रुप की, जी हम इस रिपोर्ट का खंडन करते हैं और हम इनके अगेंस्ट में एक प्यूनिटिव एक्शन लेंगे। तो वो सब तो ठीक है, मगर रिपोर्ट का खंडन जो आप करना चाहते हैं उसको आप एक डेटा से खंडन करिए, उसको लोगों को बता के खंडन करिए। आप लोगों को बताइए कि भाई क्या उन्होंने रेस करा है, उसमें क्या सच्चाई है, उसी क्या सच है क्या झूठ है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है। मुझे लगता है कि अगर उस प्रकार का कोई डिटेल्ड एनालिसिस, डिटेल्ड डिस्क्रिप्टिव चीज़ अगर बाहर आए तो उसका मार्केट सेंटिमेंट में असर पड़ सकता है। लग सकता है कि आ जाएगा, आपको लगता है ऐसा कि आ जाएगा सैटरडे संडे? ये लॉजिकली आना चाहिए, बिकॉज अगर आप कोई बात का खंडन कर रहे हैं तो खंडन ऑब्वियसली इज बेस्ड ऑन देयर इंटरनल डेटा।
तो इस बात की पुष्टि तो अडानी ग्रुप को ही करनी पड़ेगी कि भाई जो रिपोर्ट में कंसर्न्स रेज हुई हैं उसमें कितनी हकीकत है, तो हम उस पर टिप्पणी तो नहीं कर सकते हैं। मगर मैं आश्चर्यचकित जरूर हूँ कि उन्होंने अभी तक खंडन क्यों नहीं करा इतने प्राइस फॉल के बाद। देखिए, आप एक अगर पोस्टिंग करेंगे जी मैं रिपोर्ट का खंडन करता हूँ, मैं प्यूनिटिव डैमेजेस करूँगा, तो वह एक मार्केट को उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है। मार्केट को कॉन्फिडेंस आएगा जब आप स्पष्ट रूप से बताएंगे जो रिपोर्ट में कंसर्न्स हैं, 100 पेज के आसपास की रिपोर्ट है, ABCD, उसके अंदर क्या राइट है क्या रॉन्ग है, क्या रिपोर्ट ने बोला है और हमारा क्या उसमें फैक्ट है, क्या रिपोर्ट ने कंसर्न रेज करी है, क्या हकीकत है। इस प्रकार का अगर एक पावरफुल स्टेटमेंट, डिटेल्ड एनालिसिस अगर मार्केट में रिलीज होगा तो मुझे लगता है मार्केट में इसमें कॉन्फिडेंस आएगा। बिल्कुल, आपकी बात इसलिए भी ठीक हो सकती है क्योंकि वो 20,000 करोड़ रुपया रेस करने के लिए गए थे FPO में, और जो मार्केट कैप है वो 2 लाख 3 लाख करोड़ से ज़्यादा साफ हो गई है। तो एक क्लैरिफिकेशन तो ज़रूर आना चाहिए। निकुंज, तीसरा जो सवाल एक बार लेके आइए स्क्रीन पर, जो लोगों के मन में चल रहा है कि ठीक है अडानी ग्रुप के शेयर्स के साथ जो हो रहा है, हम अडानी ग्रुप के साथ शेयर्स के साथ नहीं जाते, बट नॉन अडानी ग्रुप के अंदर जो भी है मार्केट के अंदर है, क्या एक अपॉर्चुनिटी है आने की, एवरेज करने की, SIP शुरू करने की? देखिए, मेरे हिसाब से अगर आप अभी तक रुकें तो बजट तक रुक जाइए। अगर बजट में भी कुछ थोड़ी, बजट अब 1 हफ्ता दूर है और बजट के अंदर क्योंकि हम इस पायदान पे खड़े हुए हैं और जो बजट का बैकड्रॉप है कि लॉन्ग टर्म टैक्सेशन स्ट्रक्चर में थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं, तो आप उसके बाद रुकिए, फिर आप देखिए। बिकॉज अगर टैक्स बढ़ता है या ड्यूरेशन बढ़ता है तो मार्केट में एक बार इम्पैक्ट जरूर आएगा। दैट्स हाउ मार्केट्स आर। जब शॉर्ट टर्म टर्मिनल वैल्यू या प्रोजेक्टेड कैश फ्लो बदलता है तो मार्केट में हमेशा हम देखते हैं चेंज आता ही आता है। तो इट इज़ बेटर टू बाय विथ क्लैरिटी। देखिए, अभी आप ले रहे हैं तो आप सही बोल रहे हैं कि जो नॉन अडानी स्टॉक्स हैं उनमें एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर आ रही है, मगर इट इज़ बेटर टू बाय आफ्टर द बजट। बिकॉज आज अगर आपने लिया बजट में कुछ ऊपर नीचे हो गया तो शायद आपको और वॉलिटिलिटी देखनी पड़ सकती है। देखिए, इस समय हम मार्केट में हमेशा बोलते हैं कि 2 चीज़ें होती हैं, रिस्क और वॉलिटिलिटी। कुछ कंपनियों में रिस्क है, कुछ कंपनियों में वॉलिटिलिटी है। वॉलिटिलिटी यानी उतार चढ़ाव। तो शेयर मार्केट के अंदर वॉलिटिलिटी तो जो रहती है वो इसका एक कायदा है, उसका नेचर है, वह इसका एक हकीकत है वो। तो आपको अब कुछ समय के लिए वॉलिटिलिटी के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। मगर मैं दोबारा वही बात बोलूँगा, ये जो सेल ऑफ है लोकल है, ये सेल ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड है, ये इंडिविजुअल एक रिपोर्ट की वजह से हुआ है जिसका, क्योंकि एक लार्ज ग्रुप है, लार्ज मार्केट कैप इरोजन हुआ है, इसका इम्पैक्ट और जगह देखने को मिल रहा है। मगर मेरा यह मानना है बिकॉज ग्लोबली ट्रेंड्स और क्यूज आपके साथ हैं, तो जो सेल ऑफ की इंटेंसिटी है वो जल्दी रुकनी चाहिए। इस चर्चा को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, ये यूट्यूब पे भी हम रखेंगे और आप पीछे कर के भी देखेंगे। वो इसलिए क्योंकि जो क्वेश्चंस है वो आपके ही क्वेश्चंस है, ये हमारे क्वेश्चंस नहीं है, ये हमने आपसे ही फीडबैक लेने पर बनाया और निकुंज उसका बहुत क्लियरिटी के साथ आपको एग्जांपल के साथ समझा रहे हैं। निकुंज, जब चौथे क्वेश्चंस पे आते हैं, 4 तो हो गए ना जी, 5वां सर ये चौथा क्वेश्चन है, 3 हुआ अभी। चौथा क्वेश्चन ये है कि क्या बजट में इतनी कैपेसिटी है कि इस डैमेज को वो कंट्रोल कर देगा? मान लीजिए आप कह रहे हैं बजट तक ही रुक जाइए, ठीक है हम रुक भी गए, क्या बजट में इतनी पावर, आपकी इंटेलिजेंस, आपका पुराना एक्सपीरियंस ये कहता है कि इतनी पावर है कि डैमेज हो जाएगा? अगर आप ये देख रहे हैं कि बजट के बाद क्या हम वेंसडे के लेवल पर आ जाएंगे, देखिए निफ्टी ज़्यादा गिरा नहीं है तो निफ्टी में तो मुझे समस्या नहीं दिखती है। निफ्टी के अंदर तो टेक्निकली आप देखें तो आप 17,600 के आसपास है, 17,560 के आसपास, 550-600 के आसपास चल रहा है। बहुत बड़ी गिरावट नहीं देखने को हमें मिल रही है कि जिससे हमें चिंता करनी चाहिए। मगर इंडिविजुअल स्टॉक्स में एक बार जब इस प्रकार की गिरावट आती है तो एक प्रकार इतनी जल्दी उछाल नहीं देखने को मिलता है। मार्केट्स विल टेक टाइम। जब कोविड में मार्केट गिरा था तो काफी समय लगा मार्केट्स को उभरने के लिए। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स विल नाउ बी अ फंक्शन ऑफ परफॉर्मेंस, सेक्टर आउटलुक, टेक्निकल कंपल्शंस, मार्जिन्स एंड वेयर दोज कंपनीज आर गोइंग। तो बजट एक प्रकार का कोई राम मंत्र नहीं है कि बजट आएगा और मार्केट वापस उछल जाएगा। बजट एक प्रकार, देखिए बजट पिछले 2 साल से डायरेक्शनली आपको क्या बता रहा है? सरकार खर्चा करना चाहती है, अच्छा खर्चा करना चाहती है, वो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट करना चाहती है जहाँ से जो खर्चा वो करे उसका जो रिटर्न है, रादर देन गिविंग सब्सिडी और रादर देन गिविंग फ्रीबीज, वह ऐसा खर्चा करना चाहती है जिसका इकोनॉमी में गेन हो। सरकार टैक्सेशन सिंपल करना चाहती है, सरकार लीकेजेस कम करना चाहती है। तो बजट तो जो बना है वो उस इकोनॉमिक रियलिटी को नजर रखते हुए बना गया। ये सेल ऑफ को लेकर के बजट नहीं एड्रेस्ड है। बजट में अगर टैक्स स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता तो बजट में उछाल जरूर आएगा बिकॉज मार्केट गिर चुके हैं और ग्लोबल क्यूज आपके साथ हैं। मगर इंटेंसिटी ऑफ द रिकवरी will be a function of individual stocks, sectors rather than just few names.
निकुंज, मैं बजट से एक पॉइंट और जोड़ देता हूँ। क्या जो कैपिटल गेन्स को लेकर चर्चा हो रही है, ये भी एक वजह हो सकती है कि मार्केट के अंदर और गिरावट या और स्पीड से रिकवरी आएगी? देखिए, अगर बजट नहीं होता तो जो बायर है वो बायर मेरे हिसाब से आ गया होता। ओके। बिकॉज कई स्टॉक्स में वैल्यू जेन्युइनली आ गई है। कुछ सीमेंट के स्टॉक्स गिर चुके हैं, कुछ बैंक्स गिर चुके हैं। हमें पता है कि अडानी ग्रुप का डेट इतना बड़ा नहीं है जो सिस्टमिक रिस्क करेगा। हम IL&FS क्राइसिस में लोगों से मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई IL&FS क्राइसिस से बड़ा क्राइसिस आने वाला है। ऐसा रिस्क तो लगता नहीं है, देखिए डिम्पी। और हमने CLSA और JP मॉर्गन ने काफ़ी रिपोर्ट्स देखी हैं, वहाँ पे उन्होंने बड़े अच्छे से, शायद रिपोर्ट आप अभी चर्चा भी करिएगा, बड़े अच्छे से अडानी ग्रुप का एक्सपोजर समझाया है। तो मुझे नहीं लगता इतना सिस्टमेटिक रिस्क आज है। तो इतना सिस्टमेटिक रिस्क, अगर सिस्टम का रिस्क नहीं लग रहा है तो फिर ये प्रकार की सेलिंग है वो रुक जाती है। निकुंज, एक और क्वेश्चन जो लोगों के मन में चल रहा है वो है कि इस समय रिटेलर का कर्तव्य और धर्म क्या है? मान लीजिए वो पहले पे ही मास्टर्ड है। देखिए, आप मार्केट के अंदर 80% ऑफ द वेल्थ इज क्रिएटेड बाय डिसिप्लिन ऑफ एसेट एलोकेशन। सिमिलरली मनी इज ऑलवेज मेड, जब इन्वेस्ट आप करते हैं तो सस्ता लीजिए, लंबी अवधि के लिए लीजिए। आज कल परसों पे नज़र मत रखिए। आप जितना अच्छी कंपनियों को जितने समय तक होल्ड करेंगे आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। देखिए, आपकी जो इकोनॉमी है इस समय एक अच्छी कगार पर है। शेयर प्राइसेस इतने महंगे नहीं हैं कि अब बबल टेरिटरी में आ चुके हैं। आने वाले समय में इंडिया का जो वर्चस्व है ग्लोबल इकोनॉमी में और बढ़ने वाला है। आपके पास एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, आपके पास क्रेडिट साइकिल अभी पिकअप हो चुकी है। ग्लोबली काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, भले अमेरिका में हो या फिर यूरोप में हो। कुल मिलाकर के क्रूड नीचे आ चुका है, इंटरेस्ट रेट स्पीक आउट हो रही है, तो माहौल जो है आपके लिए फेवरेबल है। तो आप लंबी अवधि की अगर बात करेंगे डिम्पी, तो मुझे लगता है कि यहाँ से इक्विटीज़ में निवेश करना चाहिए। वैल्यूएशन ठीक हो चुकी है डिम्पी। इसी स्टूडियो में बैठ करके हमने कोविड फॉल हमारे व्यूअर्स के लिए कैप्चर करा था। आज हम उस फॉल की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम अडानी लेड फॉल की बात कर रहे हैं। तो शेयर मार्केट है भैया, मार्केट भूल जाता है। जो आज होता है वो बड़ा लगता है, जो कल हो चुका है हम भूल जाते हैं। तो कोविड का जो फॉल था इससे बहुत बड़ा फॉल था। उसमें इंडेक्स 40% के आसपास गिरा था, मगर उसमें जिसने समझदारी से लॉन्ग टर्म सोच करके निवेश करा, पैनिक नहीं करा, आज वो राजा है। तो मैं वही बोलूँगा कि आज जो हम फॉल देख रहे हैं ये शायद आने वाले समय में एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा, क्योंकि जो इकोनॉमी का डायरेक्शन है वो ऊपर है। देखिए, मार्केट में पैसा कब बनता है? जब या तो आप सस्ता ले रहे हैं, जो सस्ता भी बहुत नहीं हुआ है मार्केट, या फिर इकोनॉमी और अर्निंग्स का डायरेक्शन सॉलिड रहता है। तो मार्केट इज नॉट चीप बट द इकोनॉमी इज लुकिंग सॉलिड। तो दो में से एक फैक्टर आपके साइड होने चाहिए, उसमें से एक फैक्टर आपके साइड है। बिल्कुल। और ये मैं बड़े गर्व से भी कह सकता हूँ कि कोविड के अंदर जो आपने गाइडेंस दी थी रिटेलर्स के, बेहद बेहद काम आई। आज आप कोविड के लॉस को देखिए और आज मार्केट के लेवल्स को देखिए, इस फॉल को भी उसके अंदर डाइजेस्ट किया जा सकता है। लेकिन जब आप ये बात कह रहे हैं कि ठीक है कि नॉन अडानी पे ध्यान रखें और SIP भी शुरू करें, फिर ये भी आपको ही बताना होगा कि एक्चुअली खरीदना फिर क्या है हमको। कौन से सेक्टर्स अप ट्रेंड में है? देखिए, आपके इस हिसाब से 3 बड़े केपेक्स हो रहे हैं इस समय। तो सबसे पहले बैंक्स है, क्रेडिट ग्रोथ उनकी अच्छी है। अगर कोई सिस्टमिक रिस्क नहीं आता तो बैंक्स आर इन अ गुड स्टेट, स्पेशली लार्ज बैंक जिनके पास कासा और जिनके पास फिक्स डिपॉजिट अच्छा है। सेकंड, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के एक बड़ा केपेक्स हो रहा है। तीसरा, आप देखें तो तीसरा आप देखिए तो मुझे लगता है कि इस समय क्योंकि इन्फ्लेशन पीक आउट हो रही है, कहीं ना कहीं रूरल डिमांड वापस आएगी। तो FMCG और ऑटोज डिस्क्रिशनरी में आपको वापस जाना चाहिए। रियल एस्टेट, कुछ भी हो जाए, रियल एस्टेट में गिरावट नहीं है अभी, तो रियल एस्टेट रिलेटेड डोमिनेटेड स्टॉक्स जो हैं उन पर ध्यान देनी चाहिए। हमें कोविड ने क्या सिखाया? हमें कोविड ने हमेशा ये सिखाया कि जब प्राइस डिसलोकेशन होती है वो यूनिवर्सल होती है। जब गिरता है सब गिरता है, मगर जब बढ़ता है तो अच्छी चीज़ें पहले आती हैं और ख़राब चीज़ें नीचे रह जाती हैं। तो शायद इस शेकआउट के बाद भी वही होने वाला है। ठीक है निकुंज, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने समय निकाला। 6 क्वेश्चंस थे, 6 क्वेश्चंस के 6 क्वेश्चंस का जवाब निकुंज ने आपको दिया, और मेरे को लगता नहीं कि इससे सरलता से और इससे बेहतरीन तरीके से कोई चीज़ आपके सामने रखी जा सकती है। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यूट्यूब चैनल पर जाइए, बार बार रिपीट करके इसको देखिएगा। ये आपके ही क्वेश्चन है और सुलझे हुए मैनेजिंग एडिटर निकुंज तालवे के जवाब आपके सामने हैं। खैर, मेरे साथ गौतम शाह भी जुड़ रहे हैं।